जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब वादे के मुताबिक जो बचा है सारा अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो भी रियल एनालिसिस का है। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन हमने एनालिसिस का पिकअप किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जो है सही ऑप्शन टिक किए हैं, बट उनका जो कंसेप्ट रहा है ना वो सही नहीं रहा है। तो चलते हैं विथ हम फुल कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं। देखें उनके कंसेप्ट में कहाँ सी गलती आई थी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। कह रहा है कि लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, कंसीडर द सेट पी n belongs n such that xn greater than xm for all m belongs to n with m greater than n। ये सारी कंडीशंस दी हुई है और जो ऑप्शन से पूछा हुआ है सेट पी के बारे में पूछ रहा है। तो सेट पी की महिमा क्या है देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पी में उन नेचुरल नंबरों का कलेक्शंस किया गया है जहाँ सीक्वेंस के ये जो नंबर हैं इससे ग्रेटर हैं फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एन। फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एन मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के लिए विथ एम ग्रेटर देन एन, राइट। अब जरा ऑप्शन पे आ जाए। पहला ऑप्शन कहा है कि पी इज फाइनाइट, कि अगर पी फाइनाइट है तो देन सीक्वेंस एक्शन हैज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा क्या। अब बी है कि अगर पी फाइनाइट है तो नो सब सीक्वेंस ऐसा, मतलब कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस उसके पास नहीं होगा, देन नो सब सीक्वेंस। उसके बाद पी के इनफाइनाइट पे वही बात को रिपीट किया गया है। तो चलते हैं देखते हैं, पहले पी के बारे में आ रहे हैं। कह रहा है कि अगर पी फाइनाइट है तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई फाइनाइट। मान लीजिए कि पी में जो है हमारे नंबर्स 1 2 3 4 5 हैं। इसको सीरियसली वॉच करेंगे जिन्होंने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है या जो नहीं कर पाए हैं वो भी। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस टाइप के लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि अन्य लोगों का भी कल्याण हो। एस चलते हैं। तो मान लिया हमने पी में फाइनाइट नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 से लेके 5 है। अब 10 लाख लीजिए 20 करोड़ लीजिए, डजंट मैटर, वो फाइनाइट है। फाइनाइट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो उसके बाद कंडीशंस क्या है। कंडीशंस में ये कहा गया है कि जो एक्शन है वो ग्रेटर देन एक्सएम है फॉर ऑल एम बिलोंग्स एन विथ एम ग्रेटर देन एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सएम लेस देन एक्सएन है जब एम ग्रेटर देन एन है। तो चलिए जरा x1 x2 x3 में रिलेशन निकालते हैं। x1 और x2 में रिलेशन क्या होगा। एक्सएम लेस देन एक्सएन है जब एम ग्रेटर देन एन है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि एक्सएन ग्रेटर देन एक्सएम और एक्सएम लेस देन एक्सएन। तो हम इसको लिख सकते हैं x1 इज ग्रेटर देन x2। यहाँ से देखें तो बात और क्लियर हो जाएगी कि एक्सएन ग्रेटर देन एक्सएम है जब m की वैल्यू n से बड़ी है, ठीक है। तो यानी जो ये वैल्यू है इससे बड़ी है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इट इज़ क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अभी x2 x3 में रिलेशंस क्या निकालेंगे कि n जब है ये m से जब छोटा है तो xn की वैल्यू जो है xm से बड़ी है, यानी x2 की वैल्यू x3 से बड़ी है, x3 की वैल्यू इसी तरीके से x4 की होगी, x4 ग्रेटर देन x5 होगा। अब x5 और x6 में रिलेशन क्या होगा, x6 और x7 में रिलेशन क्या होगा, हम बात कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब हम P में इतने एलिमेंट ले लिए तो जो एक्शन है ग्रेटर देन एक्सएम है सिर्फ वो 5 के लिए है। 5 के बाद हमें कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ जिन्होंने उस चीज़ को लगाया था 5 के बाद भी इसी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दिया था। नहीं, यहाँ x4 ग्रेटर देन एक्सएम है, बस ये है। अब सीक्वेंस के जो नंबर्स x6 बचे, x7, x8, x9 एंड x1, इनका रिलेशन कैसा है, मतलब कि x6 और x7 हम रिलेशन क्या लिखेंगे। अब हम x6 और x7 में रिलेशन ये मैं नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि आपने यहाँ 5 तक लिया है ना, तो वो जो कंडीशन है सिर्फ 5 के लिए ही इन्वॉल्व है, 6 के लिए इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वहाँ एक बात ये है कि फॉर ऑल एम बिलोंग्स एन विथ एम ग्रेटर देन एन, यानी x6 और x7 में हम रिलेशन तो नहीं निकाल पाएंगे लेकिन x5 और x6 में रिलेशन निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ कहा है ना फॉर ऑल एम बिलोंग्स एन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x6 जो होगा वो हमारा कैसा होगा, दिस इज द लेस देन x5, यही नहीं x6 लेस देन x4 होगा। यही इस क्वेश्चन का जो है ना हार्ट है, यही मेन चीज़ है।
और x6 जो होगा वो लेस देन x3 होगा, x6 लेस देन x2 होगा, x6 लेस देन x1 होगा। ये तो मैं बात लिख सकता हूँ। अब अगेन अगर x7 और x5 से लेके x1 तक रिलेशन निकालने जाएंगे तो क्या कंडीशन होगी, क्योंकि ये कंडीशंस फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n के लिए होल्ड है ना। तो फिर कैसे लिखेंगे कि जो x7 होगा वो डिफिनेटली लेस देन x5 होगा, x8 लेस देन x4 होगा, लेकिन x7 लेस देन x8 होगा और x8 ग्रेटर देन x7 होगा। ये बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब आपने P में फाइनाइट एलिमेंट 5 एलिमेंट तक ले लिया है तो ये जो कंडीशंस है वो n 5 एलिमेंट के लिए ट्रू है, लेकिन उसके बाद के एलिमेंट फॉर ऑल m बिलोंग्स n विथ m ग्रेटर देन n, तो उसके लिए हमारी कंडीशन से है कि x7 हो, x8 हो या x9 हो, वे जो सारे एलिमेंट होंगे x1 से लेके x5 तक छोटे होंगे। तो सीक्वेंस का हमारा अगर P फाइनाइट है और P में अगर 5 एलिमेंट हैं तो कैसे नज़ारे दिखाएंगे, देखिए कैसे बनेंगे, उसकी बात मैं अब यहाँ करने जा रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन पे टिक करना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पहले इस क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट है ना उनको थोड़ा सीरियसली आप वॉच करिए। देखिए अगर इस सीक्वेंस को हम लिखे हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा हो गया x1, x2, x3, x5, ये x4, ये x6 हो गया, ये x7 हो गया, ये x8 एंड x1, ये सारी चीज़ें हो गई। अब x1 से लेके x5 तक तो ये कंडीशंस मेरी ट्रू है, बट x5 के बाद जो x6 और x7 और x8 आएगा इनके बीच में कैसा रिलेशन से मैं नहीं बता सकता हूँ, बट इनके और इनके बीच में रिलेशन कैसा है वो होल्ड करेगा फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n विथ m ग्रेटर देन n, कि इसके बाद जितने सारे नंबर्स हैं ना वे सारे नंबर इन नंबरों से छोटे होंगे। जैसे अभी हमने लिखा था कि x6 की जो वैल्यू है वो लेस देन x1 भी है और x5 की वैल्यू भी लेस देन x1 है। लेस देन x1 क्या कि नहीं सॉरी x7, x1 से लेके x5 तक जो नंबर होंगे सबसे छोटे होंगे। और कंडीशंस में कैसे है, 5 लेने पे x ऐसा हो गया, x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x4 ग्रेटर देन x5। अब उसके बाद x6, x7, x8 इनके बीच में रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए अब आइए, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली जो है हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। हमने 5 लिया है, आप 1 लाख ले लीजिए तो 1 लाख तक मेरा जो है MD सीक्वेंस चलेगा, और 1 लाख के बाद जो टर्म का सीक्वेंस मिलेगा उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इसके बाद सीक्वेंस के जितने सारे टर्म मिलेंगे वे सारे टर्म ये जो x1 से लेके x5 तक जो नंबर होंगे वे सारे नंबरों से छोटे होंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लूँ ऐसा कि ये मान लीजिए कि x1 जो है सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर चलिए हमने यहाँ 10 ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ नंबर एक 7 ले लिया, एक 6 ले लिया, एक 5 ले लिया, एक 4 ले लिया, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसके बाद जो नंबर्स हैं वो नंबर्स मेरे कैसे हैं, जैसे x6 को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसा लिखूंगा, क्योंकि x6 इन सारे नंबरों से छोटा है। तो सारे छोटा होने का मतलब क्या कि इसके बाद जो भी आप सीक्वेंस का आर्डर लिखेंगे, जो भी नंबर्स लिखेंगे वो नंबर्स मेरे 4 से छोटे होंगे। ये तो बात ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ के बारे में मुझे पता करना है कि वो सीक्वेंस कैसा होगा। अब देखिए यहाँ के बारे में सीक्वेंस कैसा होगा, तो हम जानते हैं या तो सीक्वेंस मोनोटोनिक होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अगर वो नहीं है तो सीक्वेंस कांस्टेंट होगा। अगर ये सब नहीं है तो फिर मोनोटोनिकली मेरा क्या होगा, दिस इज द मोनोटोनिकली वो ऑक्सीलेटरी होगा सीक्वेंस। इसके बाद अगर हम सीक्वेंस लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या सीक्वेंस के काइंड्स हो सकते हैं, या तो EMI होगा या MD होगा। अगर MD होगा तो फिर यही क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, अगर ये नहीं है तो फिर कांस्टेंट होगा, फिर ये तीनों नहीं है तो फिर क्या बचा भाई, लास्ट में वो सीक्वेंस ऑक्सीलेटरी होगा। तो इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। अब उनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है तो हम बारी बारी देखेंगे किस ऑप्शन को चीज़ें वैलिड कर रही हैं। तो ठीक है, अब जरा यहाँ एक बात अगर हम देखें कि इसके बाद जो मेरा सीक्वेंस है वो कैसा है,
कि x6 जो आएगा ना वो 4 से छोटा होगा, x7 वो भी मेरा 4 से छोटा होगा, x8 वो भी मेरा 4 से छोटा होगा। कहने का मतलब क्या है, इसके बाद आप जो भी सीक्वेंस लिखेंगे वो 4 से छोटे होंगे। तो फिर हो क्या रहा है कि ये जो मेरा सीक्वेंस होगा कैसा होगा, आप कोर्स बाउंडेड होगा। दिस इज द सीक्वेंस इज द बाउंडेड, इफ p इज फाइनाइट डेफिनेटली दिस सीक्वेंस इज द बाउंडेड। क्योंकि इसके बाद जो आप नंबर्स लिखने हैं वो नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं इन नंबरों में से जो सबसे मिनिमम है वो नंबर्स भी उससे छोटा होगा। तो छोटा होने का क्या मतलब है, तो फिर वो सीक्वेंस मेरा इसके बाद जो भी नंबर्स आप लिखेंगे वो लेस देन 4 लिखेंगे। तो अगर कंप्लीट अगर मैं सीक्वेंस देखूं दिस सीक्वेंस इज द बाउंडेड। लेकिन मैं अभी बात नहीं कह सकता हूं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मतलब कैसे हम सीक्वेंस लिखेंगे, अच्छा वो कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ 3 लिख दूँ, चलिए 3 3 3 3 मैंने उतार लिया, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। तो अब डेफिनेटली एक बात है कि अगर कोई सीक्वेंस आपके पास बाउंडेड है, एक एनी सीक्वेंस इफ दिस सीक्वेंस इज द बाउंडेड, जैसे सीक्वेंस मेरा बाउंडेड हो गया, तो बाउंडेड सीक्वेंस से हम एक ऐसा सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं जो मेरा EMI सीक्वेंस हो। एक ऐसा सब सीक्वेंस तो एग्जिस्ट करेगा, एक क्या वो अनंतो सीक्वेंस मेरे एग्जिस्ट कर सकते हैं, अनंतो सीक्वेंस में बना सकता हूँ। तो अब जरा हम ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है कि अगर P फाइनाइट है देन XN है EMI सब सीक्वेंस, इफ P फाइनाइट देन नो सब सीक्वेंस ऑफ XN इज EMI नहीं, ये तो पक्का गलत हो जाएगा ना। अगर P फाइनाइट है तो कह रहा है कि नो सब सीक्वेंस, XN का ऐसा कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा कि वो EMI हो। नहीं, अभी एक एग्जांपल ही बनाते हैं। जैसे देखिए इसके बाद हमने 3 3 लिख दिया, 3 3 लिख दिया, जैसे ऐसे लिख दिया, राइट। अब अगर आपने ये लिख दिया तो फिर यहाँ 1 2 3 4 5 ये अगर सीक्वेंस मैं XN + 5 लिखूँ तो फिर ये सीक्वेंस कैसा है, 3 है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखिए 1 लिखिए, x6 3, x7 3, x8 3 एंड डॉट्स 1। और अगर कोई सीक्वेंस के ऐसे टर्म आपने लिखा है 3 3 तो ये दोनों लिखा जाता है, EMI भी लिखते हैं और EMD भी लिखते हैं। एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज EMI एंड EMD। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, मैं क्योंकि मैं बात लिख सकता हूँ ना, ये तो अब कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स हो गई इस स्तर के लिए स्टूडेंट के लिए। दिस मैं ये यूँ भी लिख सकता हूँ, दोनों बातें लिखी जा सकती हैं। तो फिर ये हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो अगर कोई कांस्टेंट सीक्वेंस है तो मैं बना सकता हूँ, एक सब सीक्वेंस तो मैं बना ही सकता हूँ। तो अगर कोई सीक्वेंस कांस्टेंट्स है तो वो एक ऐसा सब सीक्वेंस वहाँ एग्जिस्ट करेगा जो उसको मैं EMI भी लिख सकता हूँ और EMD भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ तो बात सिर्फ EMI की है। कह रहा है कि नो सब सीक्वेंस, ऐसा कोई सब सीक्वेंस इसके पास नहीं है ऑलरेडी है। और हम जानते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो मैं एक ऐसा सब सीक्वेंस बना सकता हूं जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। तो ऑप्शन ए इज राइट, 100% राइट है। ठीक, लॉजिक से हमने काट भी दिया, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर, कैसी चीज़ें कटी हैं। अब कह रहा है कि अगर P इनफाइनाइट है तो ये बड़ा आसान है। इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला अगर सेट इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x4 ग्रेटर देन, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो कह रहा है ई P इज इनफाइनाइट देन XN हैज़ ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। यही उठा लीजिए, इसी से ये जो बन रहा है इनफाइनाइट वाला, ये इसी को उठा लीजिए। डेफिनेटली ये सब सीक्वेंस, हर सीक्वेंस अपने आप का सब सीक्वेंस ऑलरेडी है ही है, लिख सकते हैं। तो अगर हम यही पिकअप कर लें तो फिर ये तो कैसा सीक्वेंस है, व्हाट, दिस इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स, दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ द XN, और ये मेरा EMD सीक्वेंस है तो ऑलरेडी है ही। तो डेफिनेटली सी 100% राइट। देन XN हैज़ ए EMD, कह रहा है कि क्या उसके पास एक ऐसा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा, एक ऐसा होगा, डेफिनेटली एक ऐसा होगा, ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, है ये। क्योंकि इसी को उठा लें जो बन रहा है ना इनफाइनाइट, इसी को अगर उठा लिया जाए तो फिर EMD सीक्वेंस हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि देन हैज नो सब सीक्वेंस इज EMD, कह रहा है कि ऐसा पास कोई नहीं होगा, नहीं। देन नो सब सीक्वेंस ऑफ XN, कह रहा है कि ऐसा कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नहीं, एक तो एग्जिस्ट करेगा ना, देखिए। तो फिर ये तो अगर D गलत है तो B C तो ऑटोमेटिक हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों दूसरे के अपोजिट हैं। अगर एक सही दूसरे को गलत होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए था और ऑप्शन जो सी था, दिस इज द राइट वन, और बाकी ऑप्शन दिस इज द रॉन्ग। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चंस के पीछे कंसेप्ट और लॉजिक क्या थी, कैसे हमें लगाना था, कैसे हमें डीलिंग करनी थी। इसके बाद भी अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम मूव करते हैं।
तो ये अच्छा क्वेश्चंस बनाया गया था। वहाँ फाइनाइट लिखने का मतलब है कि उस क्राइटेरिया को, जो सीक्वेंस के जो नंबर्स हैं ना, फाइनाइट ही सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद कैसे हैं वो नहीं पता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में था कि उस क्राइटेरिया को लेके पूरा सेटिस्फाई करा रहे थे। नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है, राइट। भले ही वो सब सीक्वेंस एक ऐसा वो लिखा था, फारिवरी अगर लिखा गया होता तो गेम पलट जाती, तब तो फिर आप टिकी नहीं मार पाते। वो तो शुक्र ये था कि देयर एग्जिस्ट, एक ही बात कह दिया था। तो एक तो एग्जिस्ट करेगा ही, ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस बना देंगे तो बाउंडेड सीक्वेंस में तो हम सब सीक्वेंस ऐसा है कि निकाल ही सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं। सीरीज का एक क्वेश्चन है, अक्सर ये भी बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है IT एग्जाम वालों का। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू पूछा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव समेशन k वैरी फ्रॉम 2 to n अंडर रूट n प्लस 1 माइनस रूट n अपान k और नेचुरल लॉग k है होल स्क्वायर। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना जहाँ ये हो, तो आप उसको रेशनलाइज करने का प्रयास करिए। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो कैसे लिखूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, हम इसको रेशनलाइज कर दे रहे हैं। तो जब आप रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1 माइनस n प्लस n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अपान रूट n प्लस 1, अभी समेशन लगे रहने दे रहे हैं, और प्लस रूट n, अब यहाँ हो गया हमारा k log k, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको ब्रेक कर दिया जाए थोड़ा समेशन को, तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, k यहाँ वेरी है, ये जो मेरा है ना ये ट्रीट एज दैट इज द कांस्टेंट, क्योंकि समेशन का वेरिएशन जो है ना वो k से शुरू है, वो भी 2 से शुरू है, और 2 से देना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि 1 लिखेगा तो log 1 0, वो कहानी फिनिश हो जाएगी सीरीज की, फिर तो डाइवर्जेंट से अगर सम उसका निकलेगा ही नहीं। तो k से 2 लिखना मजबूरी, चलिए 2 से शुरू करिए। तो 1 अपान रूट n प्लस 1 प्लस रूट n, मैं इसको थोड़ा बाहर कर रहा हूँ, अंदर क्या आएगा, 2 से शुरू करना है, तो 1 अपान 2 log 2 स्क्वायर प्लस 1/3 log 3 स्क्वायर प्लस एंड डॉट से 1 प्लस 1 अपान n log ऑफ n, ये स्क्वायर। अच्छा, सबको पता है, जरा देखिए यहाँ कि रूट n प्लस 1 प्लस रूट n, जब भी इस टाइप क्वेश्चन हो ना, तो यूजिंग सच टाइप ऑफ द कंसेप्ट, इंटू n log n स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन n log n स्क्वायर, देयर इज नो डाउट, 100% दिस इज द क्लियर हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको उलट दूं, 1/, कर दूं, तो फिर ये लेस देन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर लिमिट मैं निकालूं या समेशन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये सीरीज का ही सम मुझे निकालना है जब n इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा। तो अगर मैं यहाँ समेशन कर दूं तो ये मेरा समेशन हो जाएगा, राइट। और सबको पता है कि समेशन 1 अपान n log n, बड़ा फेमस रिजल्ट है, ये कन्वर्ज करता है इफ p ग्रेटर देन 1। तो डेफिनेटली दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ p की वैल्यू जो है 2 है एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। और एक बड़ा फेमस रिजल्ट है, अगर समेशन un कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू 0 होती है, राइट। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो ये जो मेरी सीरीज होगी दिस इज द कन्वर्जेंट। तो जब मैं लिमिट निकालूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन दिस इज इक्वल टू 0 हियर, तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू आएगी 0 आएगी, यूजिंग 2 कंसेप्ट। यहाँ 2 कंसेप्ट थे, पहले ये था कि जगह कंपेरिजन, ये तो बड़ा फेमस है, अक्सर यूज होता है, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई बाय दिस। अच्छा, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो बड़ा फेमस रिजल्ट है, उसका जो un इसका ये जो टर्म है उसकी लिमिट निकालेंगे, वो वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, और मुझे लिमिट इसी की निकालनी थी, हेंस दिस इज द 0। तो इसका 0 इज द राइट वन हियर। तो डी ऑप्शन इसका राइट था। देखो क्वेश्चन का 2 मार्क का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन पे और चलते हैं, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चंस को देख लें क्या है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। यहाँ एक पावर सीरीज लिखी गई है, आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, क्या है 1/3 प्लस x/5 प्लस x² 3 स्क्वायर प्लस 3
क्यूब नहीं सॉरी एक्स क्यूब बाई 5 स्क्वायर प्लस x4 अपान 5 अपान 3 क्यूब प्लस n डॉट्स 1, ये सारी वैल्यू ऐसे दी हुई है। तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है कि अगर इसका आर जो है रेडियस ऑफ इस सीरीज़ का है, जो पावर सीरीज दी हुई है, इसका अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है तो आर स्क्वायर निकालिए। देखिए इस टाइप की जब भी सीरीज आए ना तो उसको इवन और आड में अलग करिए। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो ये जो है मेरा आड है, मतलब ये A1 है। अगर ये सीरीज हम बात करते हैं समेशन AN XN में, तो जब भी इस टाइप की ऐसी सीरीज हो ना तो देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ इवन और आड एक जैसे बदलना है। जैसे 1/3 आड हो गया, अब यहाँ आड आएगा नेक्स्ट A3, यहाँ आड आएगा मेरा A5। तो A1 A3 A5 हैंड डॉट्स 1, अगर इसको मैं जनरल टर्म लिखूँ तो ये मेरा क्या होगा, A2n-1 होगा। ओके राइट। अब यहाँ बना लीजिए 1/3 है, मैं सिर्फ AN लिखने जा रहा हूँ, मुझे XN की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कन्वर्जेंस पूछता रीजन ऑफ द कन्वर्जेंस तब XN की वहाँ ज़रूरत होती है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। अगर सिर्फ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है तो मुझे XN का कोफिशिएंट चाहिए, इससे मतलब है। लेकिन अगर रीजन पूछता है तो फिर मुझे सबसे मतलब हो जाएगा। तो यहाँ तो मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करनी है और रेडियस निकालनी है। चलिए अब आपने लिख लिया A2n-1। अब यहाँ देखिए ये 1/3 है, उसके बाद ये जो आ रहा है 1/3 स्क्वायर आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कैसा बदल रहा है, 1/3 1 2 3 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, राइट। अब इवन देखिए ये A2 है, ये आपका A4 है, उसके बाद आपका A6 आएगा। तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, A2n हो गया 1 अपान, यहाँ देखिए ये 5 के पावर 1 है, यहाँ 2 है, उसके बाद 3 है 5 के पावर, तो वो भी 5n है। ये चीज़ें हैं। अब जब भी हमारा किसी सीरीज का जनरल टर्म्स ऐसा दिया हो तो सिंपली एक ही मेथड पर्याप्त है इन सबको सॉल्व करने का। कैसे उसको हम टैकल करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ AN 1/n, और इसका ये निकालते हैं, सुपीरियर लेते हैं, राइट। ये ऑलवेज कीप इन माइंड, ध्यान में रहना चाहिए। जो सुपीरियर होगा उसके लिए जो है सीरीज मेरी कन्वर्ज करती है। अब यहाँ देखिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, AN दो तरीके के हो गए, एक मेरा इवन के लिए हो गया, एक आड के लिए हो गया। तो कैसे लिखेंगे, आड के लिए 1/3n है, तो फिर ये पावर चलता है, ध्यान में है ना, 2n-1। तो फिर अगर इसको हम सॉल्व करें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 कितना हो जाएगा, 3n/2n-1। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ ला रहा हूँ। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3, n अगर मैं खींच के कॉमन काट दूँ तो 1/2 हो गया, -1/n, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो 1/√3 हो जाएगा। ये वैल्यू मेरी आ जाएगी दिस। नेक्स्ट अगर मैं निकालूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ A2n, अगर A2n लिखेंगे तो यहाँ 1/2n होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। अगर यहाँ AN लिखते हैं तो 1/n होता है। बहुत स्टूडेंट यहाँ भी गलती करते हैं, बट गलती नहीं होनी चाहिए। वो इवन आठ देख लें तो अलग अलग निकालें। अब A2n क्या, 1/5n है, करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 1/√5 आएगा। और मुझे मैक्सिमम की तलाश रहती है, इसमें जो मैक्सिमम होता है वहाँ पे कन्वर्जेंट होती है, तो इसके लिए वो कन्वर्जेंट है मेरा, राइट। तो जो मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r होगा वो 1/√3 होगा, यानी r जो होगा √3 होगा, r² चाहिए तो 3 होगा, तो r² 3 होगा। ये 5 नहीं लिखेंगे, 5 इज़ नॉट राइट हियर, क्योंकि जो लिमिट सुपीरियर होती है ना वो वैल्यू मैं लेता हूँ, उसके लिए सीरीज कन्वर्जेंस होती है। या अगर R1 R2 निकलता है तो उसमें जो मिनिमम निकलेगा ना वो मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। ये तो ऑलरेडी रिजल्ट ही है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई बहुत दम नहीं था। जनरली यहाँ इवन आर्ट के कंसेप्ट पे बनाया गया था। दूसरा, अगर इवन आर्ट पे अगर दो डिफरेंट हमारे लिमिट की वैल्यू आती है तो उसमें जो सुप्रीमम निकलता है उसके लिए मेरी सीरीज कन्वर्जेंट करती है। अगर रेडियस निकाल रहे हैं, दो डिफरेंट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ रही है, तो फिर उसमें जो मिनिमम होगा उसके लिए पावर सीरीज जो होती है कन्वर्ज करती है। तो जो रेडियस जो निकलेगी वो मेरा कितनी आएगी, 1/3 आएगी, नहीं सॉरी 3 आएगी, √3, और उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 इज़ द करेक्ट वन हियर, 3 राइट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं।
दूसरा मार्कर यूज करते हैं। चलिए आइए ये देखते हैं, लेट टी डिनोट द सम ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज। इस सीरीज पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 प्लस एंड में जनरल टर्म लिखा है और इसके सम को जैम वाला टी बोल दिया है और एक एस सीरीज बना दिया है। यही सब खुरापात हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना सीधे यस के मापा का है और यस के मापा बहुत ही अच्छी बुक है रियल एनालिसिस की, सदरन कुमार मापा, यस के मापा इंडियन राइटर की रियल एनालिसिस की बड़ी ज़बरदस्त बुक है। ज़रूर इसको आप पढ़िए। जो भी स्टूडेंट ICTM गेट और नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, मेरी उनको सलाह एक बार इस यस के मापा को आप पूरा स्टार्ट से अंत तक पढ़िए और इसकी एक्सरसाइज लाजवाब दी हुई है, बेमिसाल एक्सरसाइज हैं, उसको सॉल्व करिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन फंस जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट यस के मापा से उठाया गया है और वहाँ निकाला गया है कि ये इसकी वैल्यू जो है ना, वहाँ ये क्या है, दिस इज द कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। और मैं चुटकी निकालते बात करूँ तो दिस इज द log 1 + x। इस टाइप के एक्सपेंशन पे हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं। x - x²/2 + x³/3 ये है। देखिए कुछ मत करिए, x की जगह 2 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 प्लस एंड आर्ट्स 1। यानी जो t दिया है ना वो log 2 दिया है। और ये जो है मेरा यहाँ कंडीशनली कन्वर्जेंट की एक खासियत है, रीमान साहब का बड़ा ज़बरदस्त थ्योरम है कंडीशनली कन्वर्जेंट पे कि अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो उसका सम अपने मन से हम कुछ भी बना सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट भी बना सकते हैं, फाइनाइट भी बना सकते हैं, ऑक्सिलेटरी भी बना सकते हैं, इवन द सीरीज को डाइवर्जेंट भी बना सकते हैं। बट यदि सीरीज इज द कन्वर्जेंट, हमने दिखाया कि log 2 पे कन्वर्ज होती है, बट इसकी माड वैल्यू जो है डाइवर्ज हो जाएगी तो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है तो रीमान साहब ये कहते हैं, बड़ा फेमस है, कि उसके सम को हम कुछ भी बना सकते हैं, इवन द वे डाइवर्जेंट भी बना सकते हैं। इसलिए IT जैम वाला लिख दिया है, पहले ही लिख दिया, क्वेश्चन बनाते वक्त चतुराई किया है कि and let S denote the sum of the convergent series where this then which one of the following is true। वो कन्वर्जेंट कह दिया है कि वो जो कन्वर्ज सीरीज कर रही है उसका सम S और T है। तो यस यहाँ जो सीरीज का निकला है ना, वो 3 ब्रैकेट को एक साथ करते हैं, रिमूवल ऑफ द ब्रैकेट पता होगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो S = 1/2 log 2 आता है। इसका सम यस के मापा में बड़ा ज़बरदस्त प्रूफ दिया हुआ है। तो जिनको देखना है तो बुक ज़रूर उनके पास होनी चाहिए। अब यस और T में रिलेशन पूछा है कि क्या सही है तो देख लीजिए। तो 2s = what? log 2 यानी t = 2s, ये रिलेशन होगा इसका। तो t = 2s एंड s = not 0, ये भी लिखा है कि s मेरा 0 नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो और यहाँ a3m - 2 a3m - 1 a3m दिया भी था ऐसे सीरीज़ को, मतलब वो ब्रैकेट में जो 3 टर्म को एक साथ इकट्ठा किया गया है। अगर ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, अलग अलग बनाने लगेंगे तो इसका सम अलग आने लगेगा। बड़ी खतरनाक ढंग की सीरीज होती है और ऐसे सीरीज को लेकर के ही π/4 = π/8 हमने प्रूव भी किया है ऑलरेडी। उस पर बड़ा एक ज़बरदस्त लेक्चर है, उसको चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये महिमा है कंडीशनली कन्वर्जेंट की। अगेन एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाने का प्रयास हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। ये है कि लेट S बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। ये जो सेट S है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस कहा है और फंक्शंस कैसा है वहाँ ये लिखा है कि ये फंक्शंस इस कैरेक्टर को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। f(x - f(y) होल स्क्वायर लेस देन r = mod of x - y क्यूब। अब यहाँ लिखा है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेट S ऐसे फंक्शनों का कलेक्शंस है जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। तो फिर उसके बारे में ऑप्शंस क्या है कि ऐसा फंक्शन, तो यस एफ के बारे में पूछा है कि एफ कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देख लेते हैं पहले, थोड़ा इसकी बखिया उधेड़ दें, एफ कैसा होगा। ये जब भी इस टाइप की इनक्वालिटी देना तो हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इम्प्लाइज मैं यूँ लिख सकता हूँ, माड लगा हुआ है, माड के बाद स्क्वायर है, तो फिर आप समझ ही रहे हैं माड तो खुद ही सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ये स्क्वायर भी कर दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो पॉजिटिव ही लेना है। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
बट यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि माड के अंदर है, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, मैं एक वैल्यू तो यूँ लिख सकता हूँ कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन माड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई और माड, ठीक, राइट। अब अगर y इज इक्वल टू क्यों कह रहा है कि दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, तो y इज इक्वल टू थोड़ा मैं x प्लस एच लिख दूँ तो देखूँ क्या आता है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन माड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एच, ये सब माड के अंदर है, अंडर रूट एक्स माड ऑफ माइनस एक्स प्लस एच, और सबको पता है यहाँ एच ग्रेटर देन जीरो कि हम कमाल की बात करने जा रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ व्हाट, अंदर बाहर सब एक ही मतलब होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मैं यूँ लिख सकता हूँ अपॉन माड ऑफ एच लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट माड ऑफ एच। अच्छा, अगर एच जीरो की ओर टेंड करेगा डेफिनेटली, तो ये जो वैल्यू है ना ये जीरो की ओर टेंड करेगी, और एच टेंडिंग टू जीरो, अगर ये जीरो की ओर टेंड करता है तो पता है दिस इज द व्हाट, ये क्या है, व्हाट इज दिस। स्टार्टिंग में पढ़ाया जब बच्चा डिफरेंशियबिलिटी से पहली बार 11th-12th में टकराता है ना, तो यही डिफिनीशन ही दी जाती है, यानी जो एफ डैश एक्स है, दिस एफ डैश एक्स माड ऑफ दिस लेस देन आर इज इक्वल टू जीरो, तो माड लेस देन आर इज इक्वल टू जीरो तो लिखेंगे नहीं, लेस देन जीरो तो संभव ही नहीं है, तो मतलब ये हो गया ओनली वन पॉसिबिलिटी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी ये तामझाम देने का जो मतलब है ना क्वेश्चन का, सिंपली मतलब है कि एफ डैश एक्स जीरो है, तो अगर किसी फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी जीरो और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है व्हाट, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है दिस, ये कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी जीरो होती है। अब क्या है देख लीजिए, एवरी फंक्शन इन एस इज डिफरेंशिएबल, एस में वो सारे फंक्शन होंगे जो डिफरेंशिएबल होंगे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हो गई बात। कि देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ बिलोंग्स एज सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल बट एफ इज नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल, नो, गलत। ये कांस्टेंट फंक्शन है और ये तो एनी टाइम्स इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो गलत हो गया। सी देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ बिलोंग्स एज सच दैट एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल बट एफ इज नॉट थ्राइस डिफरेंशिएबल, नहीं, जब एन टाइम्स डिफरेंशिएबल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ द टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ 3 4 का मतलब क्या, वो भी गलत। एवरी फंक्शन इन एस इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, एस एग्जैक्टली राइट, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शंस को हम इनफाइनाइट टाइम तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है एवरी फंक्शन इन एस इज डिफरेंशिएबल, ये सही है। और दूसरा, ये जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट टाइम तक डिफरेंशिएबल है, दिस इज द राइट वन हियर। तो ये भी क्वेश्चंस ठीक ठाक बनाने का प्रयास हुआ है। जब भी इस टाइप की इनक्वालिटी दें ना, तो आप ध्यान रखिए हमेशा, वो या तो कभी जब वैल्यू बीच में पूछे तो लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, वहाँ वो थ्योरम बड़ा ज़बरदस्ती यूज होता है हमने जो देखा है, और या तो फिर वो डिफरेंशिएबिलिटी पे लेके आइए कि फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी क्या कह रही है, क्योंकि एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी पर ही क्वेश्चन बनाया जाता है, तो वहाँ आपको जवाब पूर्णतः उसका मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, अच्छा एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस पे कंट्रोवर्सी आई थी, तो सिर्फ एक क्वेश्चन था, अक्सर वो बात भी हो रही थी लोगों के बीच में, तो वहाँ मार्क्स ऑफ ऑल IIT JAM वालों ने कर दिया, तो ठीक ही किया है। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लास्ट जब वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे तो उसको हम डिटेल्स में बात करेंगे। बहरहाल अभी हम अपने क्वेश्चंस पे फोकस हैं। अगेन एक यहाँ कहा हैवी इजी क्वेश्चन है, ऐसा भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा लंबा चौड़ा था, बच्चा हो सकता था ध्यान से न देखता तो गड़बड़ा जाता, बट एग्ज़ाम में अगर आप पैशन रखे हैं, धैर्य धारण किए हैं, तो कठिन चीज़ को भी आप इजी बनाने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ ये है कि एफ ऑफ जो जीरो है और जो जी ऑफ जीरो है ये log 2 है, ये सेम है, और एफ डैश जीरो जो है और एफ डबल डैश जीरो है, एफ डैश जीरो और जी डैश जीरो जो है पाई है, और डबल डैश जो जीरो है वो पाई स्क्वायर है। बट अब यहाँ ट्रिपल में बदल गया है कि एफ ट्रिपल डैश जीरो जो है वो पाई रेज टू दी पावर 9 है, और जी ट्रिपल जीरो जो है पाई क्यूब है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, इसको आप डिफरेंशिएट करिए क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स ई रेज टू दी पावर एफ ऑफ एक्स माइनस जी डैश एक्स। अब तो डिफरेंशिएशन तो बताना नहीं है, इतना तो ख़राब दिन नहीं आ गया है,
ये तो ईजी वे में कर सकते हैं। अगेन जब x 0 पुट करेंगे f डैश 0 g डैश 0 सेम है तो वैल्यू 0 0 हो जाएगी। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगेन ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो वो भी 0 हो जाएगी। ये अब ध्यान दीजिएगा। अगर आप थर्ड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ जब थर्ड डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये बचेगा आपका ये, और अब हम सीधे थर्ड पे आते हैं, ए एफ ऑफ एक्स, उसके बाद भी कुछ और बचेगा, माइनस जी ट्रिपल डैश एक्स और ई ये होगा, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बचेंगी, और वो जो भी चीज़ें बचेंगी वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल वाले यही फार्म आएंगे, बाकी टू डैश वाला आएगा, डबल डैश वाला आएगा, तो वैल्यू सेम होगी तो 0 हो जाएगी। इसीलिए तो ऐसा दिया था। अब यह जब 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, एफ ट्रिपल 0 ई रेस टू दी पावर एफ ऑफ 0 माइनस जी ट्रिपल 0 ई रेस टू दी पावर जी ऑफ 0 अपान ई एफ ट्रिपल थर्ड डिफरेंशिएबिलिटी एट 0, जी की भी थर्ड डिफरेंशिएबिलिटी एट 0। वैल्यू देख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है, पाई रेस टू दी पावर 9 है, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो है log 2 है, तो ई रेस टू दी पावर log 2 का मतलब 2 होता है, तो 2 पाई रेस टू दी पावर n माइनस इसकी वैल्यू पाई क्यूब है और 2 है, तो 2 यहाँ हो गया पाई क्यूब अपान पाई रेस टू दी पावर n माइनस पाई क्यूब। 2 कॉमन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक ठाक था, बस थोड़ा लेंदी था, बाकी चीज़ों तो वही सारी चीज़ें थी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। न्यूमेरिकल टाइप बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चंस बनाने का प्रयास हुआ है। कह रहा है कि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर टी पहले डिफाइंड कर दिया गया, खूब लंबा चौड़ा डिफिनीशंस लिखी है, उससे मतलब नहीं है, मेन फंक्शन पे आते हैं। कह रहा है यहाँ 2 फंक्शन डिफाइन किया गया, एफ ऑफ एक्स वाई, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है, और जी ऑफ एक्स वाई डिफाइंड किया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब लेट ई बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डी एट विच बोथ एफ एंड जी आर डिसकंटिन्यूटी। मतलब मुझे एक्स और वाई उस पॉइंट को तलाश करना है जहां एफ और जी दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं, एफ एंड जी आर डिसकंटिन्यूअस, दोनों मुझे निकालना है कि कहाँ एफ और जी डिसकंटिन्यूअस है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स आ जाता है ना तो बल्ले बल्ले हो जाता है। यहाँ एक चीज़ छूट गई है, ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस वाई रेस टू दी पावर 4। तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी रखेगा, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी रखेगा जो इंटीजर वैल्यू देगा। लेकिन हम 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो डी जो डिफाइंड है वो यहाँ डिफाइंड है डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4, इनके बीच में मुझे खोजना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 का मतलब कि ये वो सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस मेरा 2 है, राइट, ये है, इसके बाहर नहीं खोजना है। तो हम वो इंटीजर लिखेंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 नहीं लिख सकते हैं तो बाहर चला जाएगा। अच्छा, ये वाई स्क्वायर भी क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ वाई स्क्वायर अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ ना तो 0 नहीं होगा, क्योंकि इस फंक्शंस की 0 जो होगा ना कंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। बहरहाल ये सबको पता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एच निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 0 भी आती है और -1 भी आएगी, दोनों आएगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही एच स्क्वायर हो जाएगा तो फिर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। तो यहाँ हड़बड़ी मत कर दीजिएगा, हड़बड़ी में सब कुछ गलत हो जाता है। तो यहाँ इंटीजर तो है बट ये 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसकी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी, तो 0 आप मत लिखिएगा। ये तो बात सही है। अच्छा, अब ये 0 पे है या नहीं चलिए फर्दर अवे, क्योंकि ये 0 पे नहीं है, 0 पे कंटिन्यूअस है। अब ये 0 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस हमसे मतलब क्या है, क्योंकि मुझे तो डिसकंटिन्यूटी देखनी है, तो यहाँ तो कंटिन्यूअस हो गया। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे होगा ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, 2 है, 3 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 लिखते हैं तो फिर एक सर्किल बनेगी, बना लीजिए। इस सर्किल पे जितने सारे पॉइंट बनेंगे, मतलब ये 1 रेडियस वाले पे, वहाँ डिसकंटिन्यूटी होगी। तो कितनी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता था। इनफाइनाइट नंबर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी आपका प्रेजेंट है, या इनफाइनाइट का अनकाउंटेबल हो जाएगा ना, कि इस सर्किल पे अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स, अनकाउंटेबल पॉइंट्स लाई करेंगे जहाँ एफ ऑफ एक्स वाई हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
वही बात जब 2 आएगा तो √2 हो जाएगा, तो √2 रेडियस का भी खींच लीजिए। ये मतलब वो सर्किल जो x² प्लस y² 2 आएगी, इस पर जितने पॉइंट होंगे अब डिसकंटिन्यूअस होगा। 3 है तो √3 वाला ये हो गया। अब ये मेरा √2 हो गया, ये मेरा √3 हो गया। ठीक है जी, अब थोड़ा मैं रेड इंक यूज कर लूँ। चलिए आ जाइए राइट। अच्छा, y की वैल्यू क्या होगी निकाल लीजिए। y की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3। अच्छा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, तो मतलब y 1 हो गया माइनस 1 हो गया। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 है ये ना, तो ये लाइन यानी इस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे जी वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा राइट। अच्छा, -1 भी है तो नीचे भी ये भी आ जाएगा दिस, यहाँ भी सारे पॉइंट जो होंगे डिसकंटिन्यूअस होंगे। लेकिन मुझे 2 के बाहर नहीं जाना है, तो इन्हीं पॉइंटों की बात होगी थी। अगेन ये भी अनकाउंटेबल पॉइंट्स जो होंगे वो जी के डिसकंटिन्यूअस होंगे। ये भी ऑप्शन बन सकता था कि काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। चलिए बहरहाल वो सब बातें नहीं। अब प्लस माइनस √2 है तो ये √2 वाला है, तो यहाँ भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा √3 वाला। ये y √3 है, ये y √2 है, और ये y 1 है, ये y -1 है, ये आपका क्या होगा y -√2 है। नीचे आ जाइए, यानी जितना ऊपर हो रहा है उतना नीचे हो रहा है। अब कॉमन मुझे देखना था, ये तो देखेंगे नहीं क्योंकि मुझे इसके अंदर चाहिए थे। यहाँ तो 1 मिलेगा 1, ये नहीं देखेंगे, कैंसिल हो गया। यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर चाहिए, अंडर लेस देन 4 चाहिए। तो फिर कौन कौन मिलेगा कि यहाँ कट करेगा, 1 2 और 1 3, यहाँ 3 होगा। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 मिलेगा राइट। नीचे आ जाइए, तो नीचे के लिए कितना मिलेगा, 1 यहाँ हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ भी हो गया नहीं, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। तो कितना ऊपर हो गया, 5 + 3 + 1 5 3 8 1 9, तो 9 ऊपर होगा और 9 नीचे होगा। जो कॉमन मिलेंगे टोटल कितने होंगे, 9 + 9 = 18। यानी जो 18 जो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे एफ एंड जी बोथ दोनों मेरे डिसकंटिन्यूअस हैं। और कैसे डिसकंटिन्यूअस है पूरा हमने इसको चार्ट में क्लियर कर दिया। दिस इज 1 हियर। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही होगी बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। अब कुछ और क्वेश्चंस बचते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पूरा सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चंस के लॉजिक और कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम आपको आई है समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।